Ignited Minds Tutorials has recently posted a video focusing on science 1 revision for Maharashtra State Board Class 10. The video covers previous year's questions, aiming to help students prepare for their upcoming exams. This knowledge explanation article provides a brief overview of the video's content, highlighting key topics and concepts discussed. The video delves into various important aspects of the Science 1 curriculum, offering explanations and insights to aid in better understanding. By revisiting previous year's questions, students can familiarize themselves with the exam format and gain valuable practice in answering similar types of questions. Topics such as physics, chemistry, and biology are addressed, with a focus on key theories, equations, and scientific principles. The discussion is designed to reinforce the material learned in class and provide additional support for exam preparation. By covering previous year's questions, Ignited Minds Tutorial seeks to equip students with the confidence and knowledge needed to excel in their Science 1 exams. The video serves as a valuable resource for review and revision, offering a comprehensive overview of the subject matter. Overall, the Science 1 revision video offers a thorough and insightful guide for students, providing them with the tools necessary to succeed in their Class 10 exams. वी विल कल हमने देखो जो भी साइंस 1 का रिवीजन किया था, आज हम हीट के बारे में रिवीजन करेंगे. ठीक है. ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. वाटर एक्सपैंड्स ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं एनीवन? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ठीक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलेंगे हम इसको. ओके, और इसी की वजह से एक्वाटिक लाइफ आपकी जिंदा रहती है. ठीक है, ये जो आपका एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, इसी की वजह से आपका एक्वाटिक लाइफ जिंदा रहता है. ठीक है. द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी. तो हमारा आंसर भाई साहब यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. कितना ज्यादा वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसका. देखो जैसे अभी जून में आपका रेनी सीजन आएगा, अभी आपका ड्राई है तो आप बहुत कम ह्यूमिडिटी आपको मिलेगी. हालांकि कोस्टल एरियाज में हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है. ठीक है, लेकिन जनरली आपका ह्यूमिडिटी ड्राई सीजन में या समर सीजन में बहुत कम होगा. जैसे ही आपका रेनी सीजन चालू होगा 100% ह्यूमिडिटी होता है. 100% ह्यूमिडिटी मतलब बाहर खड़े रहोगे तो पूरा भीग जाओगे ना भाई साहब. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड 100% ह्यूमिडिटी. ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है. यहाँ पे आइस प्लस वाटर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इतना टाइम लगा इसको, वही सेम. तो यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, देखो यहाँ पे आपने क्या बनाया है, टाइम है ये. ठीक है, और ये भाई साहब क्या है आपका, डिग्री सेंटीग्रेड. इतने टाइम तक आप हीट दे रहे हो, लेकिन इतने टाइम तक टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये जो टाइम जा रहा है हीट में, ये किस में जा रहा है, कन्वर्जन टू वाटर, सॉलिड टू लिक्विड में, मेल्टिंग में जा रहा है ये. फिर भाई साहब आपका बढ़ा, जब ये पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, तब देखो उतने टाइम पे आपका हीट बढ़ता जाएगा. ठीक है, फिर फाइनली आपका बॉइलिंग पॉइंट पे जाते हैं. बॉइलिंग पॉइंट पे अगेन ये वेपर स्टेट और गैस स्टेट होगा. तो ये वाला जो है, इसमें आपको कोई भी सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. ठीक है, द गिवन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट्स द बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन हीटेड कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली. ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेनिंग कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 4 मिनट्स. दिस मींस अमाउंट ऑफ हीट दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सप्लाई. तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. दिस इज बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब क्या है, गुप्त हीट है. मतलब आप देखो, जब आप किसी चीज को हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है. अगर हीट देने के बावजूद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो हीट जा कहाँ रहा है, तो यहाँ पे हीट जा रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, और यहाँ पे हीट जा रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इस दौरान आप जितना भी हीट देंगे उसमें टेम्परेचर राइज दिखेगा. इस दौरान जितना भी हीट देंगे कोई टेम्परेचर राइज नहीं दिखेगा. इस दौरान भी जितना भी हीट देंगे उसमें टेम्परेचर राइज नहीं दिखेगा, जब तक
आपका पूरा का पूरा जो आइस है वो मेल्ट ना हो जावे, जब तक पूरा का पूरा जो वाटर है वो वेपर ना बन जावे, ठीक है। सो until unless the entire amount of ice sample taken gets converted into water, it will not show a single degree rise in temperature in spite of you heating, ठीक है। same happens here as well, until unless the entire amount of water has not converted into vapor format, ठीक है, there will not be shown a single degree rise in temperature, ठीक है। Thus line segment AB denotes conversion of ice, ठीक है। Now line segment BC भाई साहब क्या है, at point C boiling point of water is reached, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप पहुंच गए। देखो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन आपका स्टार्ट हो गया भाई साहब, is used to convert water into steam. During this transformation, temperature remains unchanged as represented by the line segment CD. Thus, line segment CD denotes conversion of water into steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल को, इस तरह से पूरी चीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट्स व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, line segment CD represents what, latent heat of vaporization. Now what is latent heat of fusion? During latent heat of fusion, the entire amount of heat that is supplied to ice is basically used up in getting converted into water, so it will not show a single degree rise in temperature. Similarly, during latent heat of vaporization, the entire amount of heat supplied to water is used up in getting converted into steam without showing a single degree rise in temperature. इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्लियर है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट मतलब होता है क्या, गुप्त। देखो जब किसी चीज को तुम हीट करते हो तो ऑब्वियसली उसके टेम्परेचर राइज से तुमको पता चल रहा है कि तुमने हीट किया है उसको, लेकिन यहां पे तुम्हारा टेम्परेचर राइज नहीं दिखाएगा इन स्पाइट ऑफ हीटिंग, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दैट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। यहां पे तुम्हारा देखेगा, यहां पे तुम जितना भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा हीट जाएगा किसमें, टेम्परेचर राइज में। सो यू कैन कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब इस ग्राफ को देखना है, ठीक है। नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। तो आपका देखो यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और फिर ये, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है। मतलब देखो जब आप वाटर को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब हीट दे रहे हो तो वो एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन वो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और फिर उसके बाद उसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, और ये सिर्फ और सिर्फ 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है। व्हेन वाटर इज बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस मतलब अटपटा सा बिहेवियर, मतलब जो नॉर्मल नहीं है, ये वाटर में होता है, ठीक है, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। At what temperature does this process take place? This process takes place between 0 to 4 degree centigrade. Clear hai people? Are we clear? So this is anomalous expansion of water that takes place between 0 to 4 degree centigrade. Clear, clear, clear? Okay, specific heat capacity क्या होती है भाई साहब? What is specific heat capacity? The amount of heat that is required to raise the temperature of 1 gram of a substance or unit mass of a substance by 1 degree centigrade, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट में ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि लेटेंट हीट में आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, गुप्त हीट है, वो पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सॉलिड से लिक्विड या तो लिक्विड से गैस में, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू नीड टू सप्लाई टू यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस to raise the temperature by 1 degree centigrade is known as the specific heat capacity of the substance, ठीक है। amount of heat raised to required, ठीक है, required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree centigrade is called specific heat capacity of that object. ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। मैं अभी शेयर कर रहा था कि साइंस 1 में आपका पढ़ने का उतना नहीं है, समझने का ज़्यादा है प्रोसेस। साइंस 2 में आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है, और आपके पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही दिन है, 18 को आपका साइंस 1 है, 20 को आपका भाई साहब साइंस 2 है, तो अपन उतना देर नहीं रुक सकते हैं। अभी आज कितना है, 14 तारीख है ना, आपके पास और 4 दिन है। आज और कल भर में अपने आप को टारगेट दीजिए साइंस 1 कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसके बाद से साइंस 2 का रिवीजन चालू करें। कल मैं साइंस 2 का रिवीजन चालू करूँगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं बचेगा, बहुत वास्ट पोर्शन है, हेरिडिटरी है, और फिर आपका जितना भी मेन जो है वो याद करने वाला पोर्शन है, किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं,
उनको मैं रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो आपका आज क्या हो गया, थर्सडे हो गया ना, कल अपन फ्राइडे और सैटरडे साइंस 2 रिवाइज करेंगे, संडे को आप सुबह से लेकर साइंस 1 फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो आज आप पूरा का पूरा साइंस 1 खत्म कीजिए और फिर संडे को उसको पकड़िए, कुछ भी लेफ्ट आउट मत कीजिए, जितना रात हो सके पढ़िए, साइंस 1 को क्लोज कीजिए, साइंस 2 ये दोनों रिवाइज करेंगे, फिर संडे को अपन साइंस 1 बैक, क्योंकि मंडे को आपका एग्जाम है, मंडे को एग्जाम देने के आने के बाद फिर से साइंस 2 का रिवीजन होगा, ठीक है। तो आपके पास एक दिन वहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रैटेजाइज कीजिए, वरना एक दिन में साइंस 2 को निपटाना असंभव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू साइंस 1। यहाँ पे आपके आंसर्स भी उतने बड़े बड़े नहीं हैं और लॉजिकल आंसर्स हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप अपने वर्ड्स में भी उन आंसर्स को लिख सकते हैं, और साइंस 2 में ये स्कोप आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, सो इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा आपका। ओके, ये हो गया भाई साहब आपका होप्स अपैरेटस, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको रिपीट होते देखा है, 2022 में आया था, लेकिन इसके पहले बैचेस में भी जब मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है 2015 या 16 या 17 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। इट्स नॉट अ न्यू क्वेश्चन, 2022 में ये होप्स अपैरेटस आया है, इसको ठीक से देख लो, इस तरीके का अपैरेटस है। आपको ऑनलाइन कंटेंट में भी ज़्यादा होप्स अपैरेटस पे नहीं मिलेगा, ठीक है, एक दो जगह पे है होप्स अपैरेटस का, ठीक है, लेकिन समझ लो इसको, देखो यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर रहता है, किसका, आइस और सॉल्ट का। आइस के साथ सॉल्ट को क्यों नहीं ऐड किया है, एनीवन? हाँ, तो सॉल्ट इज अ बैड कंडक्टर, तो मतलब क्या होगा कि बाहर का हीट अंदर नहीं आने देगा, प्लस इसका भी हीट बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, तो इट इज अ बैड कंडक्टर। बोलते हैं ना कि शिव जी मतलब पहाड़ों पे हैं तो वो ऐसा राख और सॉल्ट लगा कर रखते हैं, ठीक है। सॉल्ट आपका भाई साहब हीट को लॉस नहीं करने देगा, इट्स एन इंसुलेटर, ठीक है, तो हीट को लॉस नहीं करने देगा। यहाँ पे थर्मोमीटर है, आपका टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे थर्मोमीटर टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे जो भी आइस मेल्ट होगा यहाँ पे कलेक्ट होगा। ये आपका होप्स अपैरेटस है, ठीक है। होप्स अपैरेटस इंपॉर्टेंट है पीपल, एक दो बार उसको पढ़ लीजिएगा, उस पर क्वेश्चन मैंने रिपीट होते हुए देखा है। यहाँ पे मुझे 2022 का दिख रहा है, लेकिन मुझे ये होप्स अपैरेटस मैंने पहले भी प्रीवियस बैचेस में क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ है, ठीक है। ओके, read the following paragraph and answer the questions. If heat is exchanged between hot and cold object, the temperature of the cold object goes on increasing, ठीक है, due to gain of energy, and the temperature of the hot object goes on decreasing due to loss of energy. अगर hot और cold object को आपने कांटेक्ट में रखा है तो obviously जो colder object होगा वो hotter होता जाएगा और जो hotter object है वो colder होता जाएगा, ठीक है। So heat, the principle of heat energy is that it always flows from a region of higher temperature to a region of colder temperature, ठीक है। The change in temperature continues till the temperatures of both the objects attain the same value. In this process, the cold object gains heat energy and the hot object loses heat energy if the system of both the objects is isolated from the environment, ठीक है। By keeping it inside a heat region, then no energy can flow from inside the box or come out in the box, ठीक है। अगर isolated रख दिया, मतलब ये दोनों objects को हमने पूरे दूसरे सिस्टम से एकदम कट ऑफ रखा है, बाहर से एकदम कट ऑफ कर दिया, किसी वैक्यूम चेंबर में रख दिया है, जैसे थर्मस होता है भाई साहब, आपकी चाय या पानी गर्म इसलिए रहता है क्योंकि वो आइसोलेटेड है, ठीक है, वो भाई साहब बाहर से आइसोलेटेड है, मतलब आपके थर्मस के आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच में एयर नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है, तो इसीलिए वो हीट बाहर नहीं जाएगा। ओके, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। प्रिंसिपल ऑफ हीट एनर्जी क्या बोलता है भाई साहब, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। Which principle do we learn from this process? तो principle of heat exchange, और principle of heat exchange क्या बोलता है, heat will always flow from a temperature from a body of higher temperature to a body of lower temperature, or from a hotter object to a colder object, ठीक है। Okay, how will you state the principle briefly? As inside the heat resistant box, the heat lost by the hot object exactly equals to the heat gained by the cold object. Principle of heat exchange in the system is heat lost by the hot object is equal to heat gained by the hot object, ठीक है। जितना देखो समझो, अभी जैसे समझो ये यहाँ पे भाई साहब, लेट्स से दिस इज अ हॉटर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, इन दोनों को अपन ने कांटेक्ट में रखा है, लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे ये लेट्स से हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हीट यहाँ पे जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हीट एनवायरमेंट में भी जाएगा, है कि नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जितना हीट इतने लॉस किया है उतना ही हीट इसने गेन किया है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत हीट और काफी ज्यादा हीट आपका एनवायरमेंट में भी जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इस सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं, इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया हमने, एनवायरमेंट से काट दिया,
तब इसका जितना भी हीट होगा, हीट लॉस बाय दिस विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय दिस। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में हीट रेजिस्टेंट बॉक्स है या कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे जो हीट लॉस होगा वो हीट लॉस इस पे भी होगा और बाकी के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी होगा, लेकिन हीट रेजिस्टेंट बॉक्स में या वैक्यूम चेंबर में आपका भाई साहब हीट लॉस बाय दिस विल ओनली बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू हीट गेन्ड बाय दिस। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। हाउ मच हीट एनर्जी, न्यूमेरिकल है, देखिए भाई साहब, इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अभी देखो यहां पे ना आपको ये चीज दी नहीं हुई, ये याद रखिएगा। सी आपका होता है भाई साहब 1, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है, या आप लिख सकते हैं 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, और अगर आप उसको किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलो कैलोरीज है, यहाँ पे कैलोरीज है, यहाँ पे केजी है और यहाँ पे जी है। ठीक है, ये याद रखिएगा वाटर के लिए। तो चेंज इन टेम्परेचर भाई साहब तुम्हारा कितना हो गया, मास इतना है, चेंज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो हीट एनर्जी कितनी हो जाएगी बोलो, mc डेल्टा टी होती है। ठीक है, Q की वैल्यू होती है भाई साहब mc डेल्टा टी। m हो गया तुम्हारा मास जो कितना है यहाँ पे 5 kg है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर तुम kg में ले लो, क्योंकि kg और kg अगर लिया है तुमने तो ग्राम में नहीं ले सकते तुम। 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और 1 किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसको अपन कर लेंगे भाई साहब 1 किलो कैलोरीज मतलब 1 इंटू 10⁻³ कैलोरीज पर केजी। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 20 to 100 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5 8 भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, देखो 5 और ये हो गया 40 और ये हो गया इंटू 10⁻³ ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 40 हुआ ना यार, तो कैसा हो गया एनर्जी गेन 5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने इसको किलो कैलोरीज ही रखा, लेट्स से इसको किलो कैलोरीज ही रखा, तो 5 8 हो गया 40 और एक और 0 आ गया इसमें, है ना, 5 8 40 और 0, ये हो गया किलो कैलोरीज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻³ कैलोरीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, आसान सा सवाल है भाई साहब। ओके, ये कैलोरीमीटर वाले सवाल थोड़े से टेढ़े हो सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैलोरीमीटर मतलब हीट लॉस्ट बाय द कैलोरीमीटर, मतलब यहाँ पे आपका हीट लॉस बाय द, जो भी आप अंदर डाल रहे हैं उससे जितना भी हीट लॉस होगा वाटर और कैलोरीमीटर उतना हीट गेन करेगा। ठीक है, ओके, सो अ कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड, रेजेस इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कॉपर स्फीयर हो गया भाई साहब। ठीक है, 100 डिग्री का कॉपर हो गया। ठीक है, एंड इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। इफ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना है 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेट कॉपर स्फीयर वाटर एंड कैलोरीमीटर अटेन अ फाइनल टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर, तो ये स्फीयर है, देखो स्फीयर का मास कितना है 100 ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है भाई साहब 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कितना आया T, कॉपर जो था 100 पे था, तो फाइनल उसका टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ 100 माइनस T। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो कॉपर था 100 पे, जैसे तुमने उसको कैलोरीमीटर में डाला उसका हीट लॉस हुआ और फाइनल टेम्परेचर अटेन हुआ T, तो मतलब कॉपर का, कैलोरीमीटर का और वाटर का, तीनों का भी टेम्परेचर अभी फाइनल क्या है T। और यही प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है। द हॉटर ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन लूजिंग हीट एंड द कोल्डर ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन गेनिंग हीट टिल बोथ कम इनटू द सेम टेम्परेचर। और यहाँ पे भी वही हुआ है, कैलोरीमीटर ने हीट गेन किया है, वाटर ने हीट गेन किया है, तो उनका टेम्परेचर राइज हुआ है टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द कॉपर हैज लॉस्ट हीट बिकॉज ऑफ विच द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड टू T डिग्री सेंटीग्रेड।
तो भाई साहब आपका चेंज इन टेम्परेचर फॉर कॉपर कितना हो जाएगा 100 माइनस टी, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुमको कॉपर का दिया हुआ है कितना है 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का नहीं दिया रहेगा। तो वाटर का अगर आप कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो 1, और अगर केजी, ठीक है, किलो कैलोरीज पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो भी 1, ठीक है। ओके, तो वाटर भाई साहब कितना दिया हुआ है यहाँ पे 195 ग्राम है वाटर का मास दिया हुआ है आपको, ठीक है, और 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, वाटर का चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, देखो यहाँ पे एंड इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर और कैलोरीमीटर किस टेम्परेचर पे थे 20 पे, लेकिन अभी उनका फाइनल टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया T, तो कितना हीट मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ T-20। अभी कॉपर कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर है कितने ग्राम का भाई साहब 50 ग्राम का, ठीक है, क्लियर है? ओके, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी कितनी है 0.1, क्योंकि कॉपर का दिया हुआ है आपको 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका हीट चेंज कितना हुआ, कैलोरीमीटर और वाटर दोनों ही कितने टेम्परेचर पे थे 20 पे, अभी फाइनल टेम्परेचर दोनों का कितना हो गया T, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया T-20। इधर है भाई साहब 100 - T और इधर होगा T-20। तो इसका मतलब heat lost by the copper sphere will be equal to the heat gained by the calorimeter and heat gained by water, ठीक है। तो heat lost by copper sphere कितना हो जाएगा mc delta t, mass of copper sphere into c, that is specific heat capacity of copper sphere into delta t, that is temperature change। तो ये हो गया भाई साहब heat lost by copper। heat gained by water, water in the calorimeter वो कितना हो जाएगा अगेन mc l delta t, तो m into c of water into delta t। हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर इसका भी mc डेल्टा टी होगा, mc क्योंकि कॉपर है और डेल्टा टी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस्ट बाय द कॉपर स्फीयर विल बी इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय वाटर इन द कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं देखो 10, यहाँ कितना हो गया 100 इंटू 0.1 था तो कितना हो गया 10 इंटू 100 माइनस टी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 195 T-20, यहाँ पे 50 इंटू 0.1 कितना हो गया 5 इंटू T-20। T-20 को कॉमन ले लोगे तो 195 प्लस 5 कितना हो जाएगा 200, 200 इंटू T-20 ये हो गया भाई साहब आपका 1000 माइनस 10T। तो कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे दिस विल बी 210T इज इक्वल टू 5000 और यहाँ पे T की वैल्यू 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको भाई साहब? कैलोरीमीटर में यही करना है, हीट लॉस्ट बाय द स्फीयर, द कॉपर स्फीयर, ठीक है। ये आपका हीट लॉस बाय द कॉपर स्फीयर विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर, ठीक है। ये हो जाएगा बस सिंपल, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके चलिए, तो ये आपका हीट का हमने PYQs डिस्कस किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द सरफेस S1 ऑफ द ग्लास स्लैब। द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपका भाई साहब कैसा है, देखो यहाँ पे ये है, देखो 50 डिग्रीज, तो ऐसा है, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये ग्लास सरफेस के साथ ये एंगल 50 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 40 डिग्रीज। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 40, ठीक है। A laser beam enters from air to soap solution in water, then it goes away from the normal, it bends towards the normal, from air to soap solution in water, it travels straight line without bending, it returns back into the air। एक लेजर बीम है भाई साहब, तो क्या हो जाएगा, when light travels from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal, ठीक है। सोप सोल्यूशन या वाटर जो है वो डेंसर देन एयर है, तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू अ मीडियम, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, जो होता है आपके प्रिज्म में, देखो, ठीक है। तो प्रिज्म में भाई साहब क्या हो जाएगा, एक रे ऑफ लाइट आता है, ठीक है, और जब ये रे ऑफ लाइट आता है भाई साहब तो ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाता है।
तो ये जो स्प्लिट अप होना है इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन. दिस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ओके. डैश कलर इज डेविएटेड द लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट विद अ ग्लास प्रिज्म. तो आपका सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड का, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वायलेट का. ठीक है, तो रेड कलर का सबसे, मतलब ये ऊपर जो रहेगा वो रेड कलर रहेगा और नीचे जो रहेगा वो वायलेट कलर रहेगा. इसको याद रखने के लिए ऐसे विब्ग्योर ऊपर जाता है, देखो विब्ग्योर. ठीक है, तो वायलेट हैज द मैक्सिमम डेविएशन, रेड हैज द लीस्ट डेविएशन. ठीक है, रेड कलर का लीस्ट डेविएशन होगा. State whether the given statement is true or false. The refractive index depends upon the velocity of light in the medium. तो भाई साहब ये करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. यही होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. साइन आई बाई साइन और होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट आपका देखो विब्ग्योर जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 400 टू 700 नैनोमीटर होता है. ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा भाई साहब, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट. देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मतलब देखो ऐसा है ना विब्ग्योर. ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेड का और सबसे कम वेवलेंथ होगा लीस्ट, ये मिनिमम, और ये भाई साहब होगा मैक्सिमम. ठीक है, नहीं 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 पागल कहां, 400 टू 700 नैनोमीटर होता है. ठीक है, क्लियर है, 400 टू 700 नैनोमीटर होता है ये भाई साहब. तो आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइट का जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 400 से 700 नैनोमीटर तक. ठीक है, तो ये हो गया आपका 700 नैनोमीटर, ये आपका रेड का हो जाएगा. ठीक है, वायलेट का हो जाएगा 400. ठीक है, ओके. सो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है भाई साहब आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33. आर वी क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. Answer the following questions. The observations made by Swarali while doing the experiment are given below. Based on these, write answers to the questions. Swarali found that the light ray traveling from the denser medium to rarer medium goes away from the normal. Denser to rarer, सही है भाई साहब. Denser to rarer goes away from the normal. Rarer to denser bends towards the normal. ठीक है. If the angle of incidence I is raised by Swarali, the angle of refraction R went on increasing. तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा और फाइनली क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. क्रिटिकल एंगल के बाद क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ओके. हाउएवर आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द लाइट रे इज सीन टू रिटर्न बैक. सो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई कॉल्ड, आई इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द टू मीडियम. दो मीडियम्स के बीच में क्रिटिकल एंगल स्पेसिफिक होता है. ठीक है, सो यहां पे अपन बोल सकते हैं द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. क्लियर है, आर वी क्लियर. द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इनटू डेंसर मीडियम इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो पहले देखो ये था आई और ये आर. ठीक है, कहां से कहां, डेंसर से रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. आपने आई को बढ़ाया तो ये आई सी पे आया, जहां पे ये क्या हो जाएगा 90, और इससे ज्यादा अगर बढ़ गया मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, पूरा का पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा. जैसे ये सामने का कांच है, देखो जो हमारे क्लास में एंटर करते हुए ये जो आपको विंडो पेन मिल रहा है, कोई भी कांच, तो अगर आप किसी कांच में ना एकदम सामने से देखोगे, समझ लो ये बिल्डिंग है. ठीक है, तो आपको बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा और थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होगा, मतलब पूरा पूरा नहीं दिखेगा. लेकिन अगर आपने थोड़ा इसको ऐसे कर लिया, अपनी पोजीशन को ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा और आपको बिल्डिंग का पूरा क्लियर इमेज मिलेगा, एज इफ यू आर लुकिंग एट द मिरर. आपको भाई साहब मिरर से आप देख रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आप बिल्डिंग के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। सो एट टाइम्स यू कैन यूज द ग्लास एज अ मिरर, you have to just choose your position in such a way that the angle of incidence of the object that you're trying to see through the glass is greater than the critical angle। ठीक है, तो आपको पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये फिनोमेना समझ में आ रहा है भाई साहब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? ओके ओके ओके। गिव साइंटिफिक रीजन। देखो भाई साहब, स्टार्स की ट्विंकलिंग का रीजन, रेनबो फॉर्मेशन रीजन, ये सारे जितने भी आपके नेचुरल या ऐसा व्हाई डज द स्काई अपीयर टू बी रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, ये सब जितने भी आपके रीजंस है, नेचुरल रीजंस, इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है। रेनबो आपको क्यों फॉर्म होता है वो भी आ सकता है, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये भी आ सकता है। दीज आर बेसिकली नेचुरल फिनोमिनास एंड द आंसर टू देम इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, ओके। ड्यू टू मोशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो होता क्या है वैसा, जो स्टार है और हमारे बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो एक टाइम पे तो पूरा वैक्यूम है, उसके बाद से एटमॉस्फेयर चालू होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के जो जितने लेवल्स हैं उनमें डेंसिटी ऑफ एयर इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, सो ड्यू टू द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, तो आपका एटमॉस्फेरिक एयर का कांस्टेंट मोशन हो रहा है, एंड चेंज इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर, द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टडी, ये भाई साहब स्टडी नहीं है। ठीक है, एज अ रिजल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन गिवन रीजन चेंजेस कंटिन्यूअसली। भाई साहब डेंसिटी पे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड होता है, और तुम्हारा अगर डेंसिटी चेंज होता रहेगा, जैसे समझो तुम किसी बाल्टी पानी में एक कॉइन रख देते हो, बाल्टी का पानी जब तक स्थिर है तब तक तुम उस कॉइन को देख पाओगे, उसको भाई साहब जोर से तुमने डिस्टर्ब कर दिया तो अभी तुम कॉइन को ठीक से नहीं देख पाओगे, है ना। ठीक है, व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज आपका जो डेंसिटी वो चेंज हो रहा है, वाटर का डेंसिटी हैवी मोशन में चेंज हो रहा है, इसीलिए तुम उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर and change in density and temperature, the atmosphere is not steady. As a result, refractive index of air in given region changes continuously and randomly. ठीक है, due to this the position and brightness of the star keep changing continuously and the star appears to be twinkling. ठीक है, तो position और जो है वो change होता रहेगा और star twinkling appear करेगा। The rays of light from a planet pass through the atmosphere of the earth. As compared to the stars, planets are nearer to the earth. So a planet can be considered as a collection of large number of point sources of light. तो एक planet को अपन एक collection मान सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे point sources of light से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके। If the intensity, तो आपका planet में हम देखो, अगर कोई point source of light होगा उसी में आप इस phenomena को देख पाओगे, twinkling। planets में ऐसा नहीं देख पाओगे। ठीक है, due to this position and brightness of star keep changing continuously and the star appears to be twinkling. The rays of light from a planet pass through atmosphere of the earth. किसी planet को अगर आप देख रहे हो तो वो twinkling नहीं करेगा। ठीक है, पहला रीजन क्या है, planet twinkle क्यों नहीं कर रहा है और stars क्यों twinkle कर रहे हैं? तो stars are very far away from us and they are producers of light. उनमें light produce होता है। ठीक है, planets do not produce their own light, they shine from the light falling on them due to the sun. ठीक है, और दूसरा क्या है, planets are closer to us than the stars. ठीक है, the rays of light from a planet pass through atmosphere of the earth as compared to stars, planets are nearer to the earth. So a planet can be considered to be a collection of a large number of point sources of light. If the intensity of light from one point source decreases, it increases from the other source. Thus the average intensity remains the same. Hence stars twinkle but we do not see twinkling of planets. तो stars का twinkling का reason क्या है? पहला तो they are point sources of light because of their huge distance from the earth, मतलब टुन्नू से हो जाते हैं वो। ठीक है, so they are point sources of light. दूसरा रीजन क्या है, एटमॉस्फेयर में काफी सारा डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इधर उधर होती है, और डेंसिटी इधर उधर होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी फ्लक्चुएशन आएगा, इसी वजह से हमको स्टार्स ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्लैनेट्स दे आर फार मोर क्लोजर टू द अर्थ देन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, they actually reflect the light falling on them through the sun. Okay, so they are a vast or a huge source of light and hence we will not observe the phenomena of twinkling in planets. Clear? Are we clear? Observe the given figure and answer the following questions. Name the process represented by the figure. State the two laws related to the process. ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है भाई साहब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट प्रोसेस,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है भाई साहब, incident ray, the refracted ray at the point of incidence are on the opposite sides of the normal to the surface of the slab at the point, and 3 incident ray, refracted ray and the normal are in the same plane. ठीक है, for a given pair of media, here air and light, air and glass, the ratio of sin I to sin R is a constant. ठीक है, तो ratio of sin I to sin R is a constant. Here I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आपका स्नेल्स लॉ है ये, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाई साइन आर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, तू बहुत कंफ्यूज लग रहा है, डर रहा है क्या साइन से? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूं, डरने का क्या है? नहीं ना, अगर आप अपने नॉलेज में काम कर रहे हैं तो डरने का कुछ है नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। स्टार्स अपीयर टू बी, देखो वही आपका ये स्टार पे, रेनबो पे, या आपके व्हाई डज द स्काई अपीयर टू बी रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, इन सब पे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्स आर द पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट एज दे आर वेरी फार फ्रॉम, वही आंसर है। देखो, द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। अभी देखो यहाँ पे क्या है, स्टार जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे है स्टार लेकिन तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये अपरेंट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे करके तुमको लाइट पहुंच रहा है, तो तुमको लग रहा है कि स्टार यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस पे ये फ्रेम हो सकता है कि आपका जो सन है वो डूब जाता है लेकिन फिर भी आपको दिखता है, और वैसा ही है आपका सनराइज के टाइम पे भी। सनराइज में सन अभी तक ऊपर नहीं आया है लेकिन आपको लग रहा है कि ऊपर आ गया है। क्यों? क्योंकि सन से जो रेज निकल रहे हैं, दे आर अंडरगोइंग कांस्टेंट रिफ्रैक्शन बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर व्हिच विल ऑब्वियसली हैव डिफरेंट डेंसिटीज, और क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग डेंसिटी है इसलिए रिफ्रैक्शन होता रहेगा, और हमको लगेगा कि भाई साहब सन यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली में सन अभी तक तुम्हारे होराइजन के नीचे है, तुम्हारे लेवल के नीचे है, तुमको दिखना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे 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 आता हुआ हम तक दिख आ गया, हमको लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे आ गया, ठीक है। इट हैज कम हियर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सन इज, लेट्स से यू आर हियर, ये आपका अर्थ है और सन जो है तो यहाँ पे है, तो सन आपको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ से सन के रेस ऐसे रिफ्रैक्ट होते हुए आ रहे, तो बेंड होते 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 आप तक पहुंच गए। अभी आपको लग रहा है कि सन ये लेवल पे है लेकिन सन एक्चुअली आपके नीचे लेवल पे है, ठीक है। तो ये वाला जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। और यही चीज स्टार्स में भी होती है, एपरेंट पोजीशन, रियल पोजीशन। द स्टार लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड कंटिन्यूअसली बेंड्स towards the normal due to the motion of the atmospheric air and change in its density and temperature. The atmospheric air is not steady. As a result, the refractive index of air in the given region changes continuously and randomly, ठीक है। Hence the apparent position of star and its brightness is not steady but changes, ठीक है। apparent position जो होती है वो change होती रहती है, ठीक है। In this way, due to change in refractive index of atmosphere, the stars appear twinkling at night, ठीक है। आपको नाइट में ये ट्विंकलिंग अपीयर करेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली यहाँ पे एपरेंट पोजीशन, जो आंसर दिया हुआ थोड़ा सा गलत है, मतलब यहाँ पे एपरेंट पोजीशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ ट्विंकलिंग के बारे में बात किया गया है। तो ट्विंकलिंग के लिए आप पहला रीजन ये देंगे कि स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, सो ऑब्वियसली दे आर पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। दे कैन नॉट बी ह्यूज सोर्सेज ऑफ लाइट, दे आर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एंड ड्यू टू कॉन्स्टेंट टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर द डेंसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. The density of air keeps on changing and hence the refractive index keeps on changing, because of which the stars appear to be twinkling. ठीक है, इसके वजह से स्टार ट्विंकलिंग अपीयर. सिंपल है भाई साहब, पानी में एक बाल्टी पानी में तुमने एक कॉइन डाला, उसको देख रहे हो ठीक से दिख रहा है. अभी पानी को भाई साहब डिस्टर्ब कर दिया, वो ठीक से नहीं दिखेगा. ऐसा लगेगा मानो कॉइन ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं. ठीक है, कॉइन भी भाई साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा लगेगा, लेकिन कॉइन अपनी जगह पे स्टेशनरी है. ठीक है, लेकिन यू विल सी. तो इसी तरह से ट्विंकलिंग भी होता है. वही लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स ऐसे चित्र बितर हो रहा है, लेकिन वो ऐसा ही है. लाइट सोर्स सन की तरह है वो स्टार, लेकिन वो ऐसे चित्र बितर आपको दिखेगा. ठीक है, ओके. ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म. तो ये आपका व्हाइट लाइट है, देखो ऐसे ही दिखाना है. विबग्योर, नीचे से ऊपर आपका विबग्योर होगा. सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है? वायलेट लाइट का. सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है? रेड लाइट का. ठीक है, तो रेड कलर्ड लाइट, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब रेड कलर्ड रे
deviates the least during the dispersion of light through a prism. Violet color deviates the most during the dispersion of light through a prism. State the laws of refraction. The incident ray and the refracted ray are on the opposite sides of the normal. ठीक है, मतलब ये इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे इधर है, नॉर्मल इधर है, तो इंसिडेंट रे इधर हुआ नॉर्मल के और रिफ्रैक्टेड रे इधर हुआ. ठीक है, at the point of incidence and all three lie in the same plane. Incident ray, normal and the refracted ray, all of them lie in the same plane. और दूसरा लॉ क्या है भाई साहब, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant for two given media and this is called the Snell's law. ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज a refractive index of the medium. और इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो नोन एज Snell's law. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके. If the speed of light in a medium is this much, what is the absolute refractive index of the medium? तो speed of light क्या होता है भाई साहब, refractive index is equal to speed of light in medium upon speed of light in air. Speed of light in air upon speed of light in medium. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, what is the absolute refractive index? Refractive index of a medium ये होता क्या है भाई साहब, speed of light in air upon स्पीड ऑफ लाइट, नहीं यार गलत कर रहा हूं मैं, हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसको अपन c बाई वी भी लिख सकते हैं. ठीक है, म्यू इज इक्वल टू c बाई वी. c तुम्हारा कितना हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हो गया आपका 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो गया 2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो गई भाई साहब, 2. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को बोलेंगे. ठीक है, ओके. लेंसेज पे आते हैं भाई साहब. ओके, फॉर द नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज एट, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा. यहाँ पे आप इसको पूरी क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर. द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज 1 अपॉन 25. तो कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 4D. ठीक है, 1 अपॉन 25 दैट इज 1 मीटर में होगा. पहले तुमको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.25 मीटर हो जाएगा, जिसको अपन डायोप्टर बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 0.25 और ये हो जाएगा तुम्हारा डायोप्टर. ठीक है, पावर इज इक्वल टू व्हाट पीपल, पावर इज इक्वल टू 1/f. और जब इस फोकल लेंथ को तुमने मीटर में लिया हुआ है तो तुमको ये डायोप्टर में आएगा. ठीक है, ओके. स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. अ कॉनकेव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. कॉनकेव लेंस भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो कॉनकेव लेंस ये होता है. ठीक है, तो यहां पे अगर लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी, ये लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी, तो इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आपका ये वाला होता है, तो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस मतलब एक जगह पे लाइट को कन्वर्ट कर देना. ठीक है, दिस इज बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस. तो कॉनकेव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, नो, अ कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. करेक्ट स्टेटमेंट दो तरीके से हो सकता है, अ कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस और अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स, तो करेक्ट है भाई साहब. ठीक है, राइट द कोरिलेटेड पेयर, टॉर्च इज टू कॉनकेव लेंस एज कैमरा इज टू कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा. कैमरा में जो है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है, कैमरा में आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे फोकस करवाना पड़ेगा ना. ठीक है, दैट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके ओके ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड कंप्लीट द टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये क्या है आपका फोकस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई साहब, बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ये ए बी हो गया ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां है, बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज f1 एंड 2f1 भी आप लिख सकते हैं, f1 एंड 2f1. ठीक है, साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड है भाई साहब, देखो इमेज का साइज इससे बड़ा है. ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, इरेक्ट या अपराइट बोल सकते हैं हम, और वर्चुअल है. लेंसेज में अगर सेम साइड पे, देखो मिरर में क्या होता था, आपका ऑब्जेक्ट इधर है, मिरर इधर है और इधर बन रहा है, तो ये हो गया वर्चुअल. लेंसेज में अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ये लेंस है और इधर बन रहा है, तो ये हो जाएगा रियल.
समझ में आ रहा है? मिरर्स में ऑब्जेक्ट इधर है, ये मिरर है और इधर ही इमेज बन रहा है, तो ये होगा रियल। लेंसेज में ऑब्जेक्ट इधर है, लेंस इधर है और इधर बन रहा है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल। ठीक है, तो मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट अगर उसी साइड में इमेज है, इन केस ऑफ अ लेंस इट विल बी वर्चुअल। ठीक है, तो यहां पे नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? आर बी क्लियर? अपराइट भी बोल सकते हैं यहां। ठीक है, ओके। सुरभि फ्रॉम स्टैंडर्ड 10 यूजेस स्पेक्टिकल्स, द पावर ऑफ द लेंसेज इन हर स्पेक्टिकल्स इज 0.5D। तो किस टाइप का लेंस हो जाएगा बोलो? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होगा, कॉन्केव लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमेशा आपका पॉजिटिव फोकस होगा और कॉन्केव लेंस का भाई साहब ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फोकस। अभी देखो यहां पे तुमको 0.5D पावर क्या होता है? 1/f, तो ये तुम्हारा आ रहा है 0.5D। ये क्या है? प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन सुरभि स्पेक्टिकल्स। तो आंसर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंसेज यूज्ड इन अ स्पेक्टिकल, सो दिस कॉन्वेक्स लेंस। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ सुरभि इज सफरिंग फ्रॉम। कॉन्वेक्स लेंस हम किस में यूज करते हैं भाई साहब? कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं भाई साहब हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस में। ठीक है, ओके। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तो फोकल लेंथ क्या होता है भाई साहब? अगर पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1 बाई पावर, दैट इज 1 बाई 0.5, दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10/5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर में आएगा। देखो, ठीक है, 2 मीटर हो जाएगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, राइट डाउन एनी 2 रूल्स यूज फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए आपका फॉर लेंसेज, ठीक है, फॉर लेंसेज तो आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ये पहला रूल हो गया। A ray of light passing through the focus after refraction is parallel to the principal axis. A ray of light which passes through the optical center will go undeviated. ये 3 रूल्स हो गए, इन तीनों में से 2 कोई रूल लिखना है। ठीक है, a ray of light parallel to the principal axis for a convex lens after refraction will pass through the focus. A ray of light passing through the focus for a convex lens after refraction will be parallel to the principal axis, and a ray of light which passes through the optical center will go undeviated. ठीक है, clear है? will pass straight. Okay, okay, okay. Draw a scientifically correct label diagram of a human eye and answer the questions. ठीक है, name the type of lens in human eye. किस टाइप का लेंस है भाई? ऐसा लेंस है, तो this is basically what type of lens? It's a convex lens. कॉन्केव लेंस ये वाला होता है, कॉन्वेक्स लेंस ये वाला होगा। ठीक है, ओके। और कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्केव लेंस किस टाइप का लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा? पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस का पावर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस। नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड। तो कौन से स्क्रीन पे होता है भाई साहब? रेटिना बोलते हैं आप इसको। ठीक है, ओ सॉरी, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहा है। ओके, मैंने सोचा कहां पे कन्वर्ज हो रहा है, रिफ्रैक्शन यहां पे होगा। ठीक है भाई, यहां से लाइट एंटर कर रहा है ना, तो कॉर्निया में ही सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड, सो दैट विल बी कॉर्निया। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्क्रीन इनसाइड द आई। हम हर चीज को उल्टा देखते हैं। हमारा आई में जो कैप्चर होता है इमेज वो उल्टा ही होता है, हमारा ब्रेन उसको डिकोड करके सीधा करता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर हमारा ब्रेन ना हो तो हमारा सिर्फ अगर आई हो, ठीक है, तो वहां पे भाई साहब जो इमेज कैप्चरिंग होगी वो उल्टी होगी। बोलते हैं ना, कोई लोग अपना आई डोनेट करके जाते हैं तो मरने के बाद 4-5 घंटे तक आई एक्टिव रहता है। ठीक है, अगर हम उस टाइम पे आई पे फॉर्म होते हुए इमेज को देखें तो वो उल्टा ही दिखेगा, एक्चुअली में उल्टा ही आता है, ब्रेन आपका सीधा करके देता है। ठीक है, ओके। सो आपका रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, इट विल बी बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड। स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई, सो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? ओके।
कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है भाई साहब, पोजीशन ऑफ इमेज, इसको भाई साहब याद कर लेना कहां कहां पे क्या क्या पोजीशन होता है। ठीक है, अगर आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, फोकस F2 पे बनेगा। ठीक है, पॉइंट इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब कैसा होगा, देखो यहाँ पे ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी से रेज आ रहे हैं, इंफिनिटी से, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कन्वर्ज होंगे, कहां पे, फोकल प्लेन। ठीक है, एट फोकस। ओके, 2F1, 2F1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहां पे बनेगा भाई साहब, 2F2 पे। ठीक है, बराबर, मतलब यहां पे है, ये F1 है, तो इधर पे बराबर F2 पे इमेज बनेगा। ठीक है, सेम साइज रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि सेम साइड में नहीं हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, बिटवीन F1, इसको याद क्या करना, मतलब अगर ठीक से तुम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना इसको याद कर लो, इस पे सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बिटवीन F1 एंड O विथ फोकल लेंथ ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर होगा, देखो अगर ऑब्जेक्ट के सेम साइड में होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो वर्चुअल होगा। ठीक है, एंड इरेक्ट। ठीक है, और ये भाई साहब इरेक्ट भी होगा। आर वी क्लियर, या अपराइट होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, पोजीशंस भाई साहब बहुत जरूरी है। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स, a magnification of about 20 times is obtained by a simple microscope. When an object is placed between the focal length of convex lens, one gets a magnified and erect image of the object. तो अगर समझ लो ये ऑब्जेक्ट है और ये फोकल लेंथ है और यहां पे तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो मैग्नीफाइड इमेज आएगा। ठीक है, क्लियर है। Thus the watch repairer can see the minute parts of the watch more clearly. तो आपने देखा होगा जो लोग काम करते हैं वो लोग ऐसा तो ऐसा आंख में लगाते हैं, देखो। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहां पे है एकदम बिल्कुल, और उस ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जा रहा है। Thus the watch repairer can see the minute parts of the watch more clearly with the help of simple microscope than with the naked eye without any strain on the eye. Hence simple microscope is used for watch repairs. ठीक है, फिर से देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो 2022 का। बियॉन्ड 2F1 आपका कॉन्वेक्स लेंस पे ही क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्केव लेंस पे नहीं बनेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2F1, आप सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का याद करके जाइए, कॉन्केव लेंस का एक ही इमेज बनता है। कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2F1 बिटवीन F2 एंड 2F2 रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, एट फोकस F1 ये बन जाएगा भाई साहब इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज। बिटवीन F1 एंड 2F1 सो बियॉन्ड 2F2 रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। ठीक है, Doctor has prescribed the lens having power of plus 1.5D for correction of defect eye. What will be the focal length of the lens? ठीक है, तो आपका भाई साहब पावर क्या होता है, 1/f, मतलब 1/1.5 कितना हो जाएगा, 0. ये प्लस में आएगा। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियसली आपको मैंने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर और फोकल लेंथ दोनों भी पॉजिटिव होगा। सो द प्रिस्क्राइब लेंथ ऑब्वियसली क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस किस चीज को करेक्ट करने में होता है, हाइपरमेट्रोपिया या फायर साइटेडनेस। मायोपिया छोटा वर्ड तो शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड तो फार साइटेडनेस। ठीक है, तो फोकल लेंथ एंड इट इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। Thus the defect of vision is called hypermetropia और far sightedness. The prescribed lens basically आपका convex lens है और जिसको इन्होंने prescribe किया है that person is suffering from hypermetropia और far sightedness. ठीक है, okay, that would be it from my end for today people. Thank you so much for your valuable time. कुछ questions रहेगा तो